हाय फ्रेंड्स, आशा है कि सभी कुशल मंगल अच्छे से हो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है फिजिक्स का क्लास 11th के लिए, जिसमें मैंने 4 परिभाषा को डिटेल से समझाने का प्रयास किया था। उसी सीरीज को, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 5वीं परिभाषा जो होनी चाहिए वह है काइंड्स ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिक शास्त्र के भेद। अब भौतिक शास्त्र के भेद को हम लोग एकदम एक्यूरेट नहीं डिवाइड कर सकते हैं कि एकदम यहां से यह तो यहां से यह। हम लोग मोटे तौर पर इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, इसको पुरातन या प्राचीन भौतिक शास्त्र कहा जाता है, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक शास्त्र। दोस्तों, प्रकृति में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ठीक से सुनो। एक तो वे हैं जिनको हम लोग स्थूल कहते हैं, दूसरी घटनाएं वे हैं जिनको हम लोग सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल को अंग्रेजी में मैक्रो कहा जाता है। मैक्रो मैन वाला मैक्रो ना, मैक्रो स्थूल, बड़ा, विशाल, बृहत, और सूक्ष्म को माइक्रो कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें? बहुत सिंपल है, समझ लो। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, सभी जानते हैं। आंख, नाक, त्वचा, कान, यानी कि देखना, सुनना, स्पर्श करना, महसूस करना, बोलना। तो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिन घटनाओं का अनुभव किया जा सके वे मैक्रो फिनोमिना हैं या स्थूल घटनाएं हैं। क्लियर? स्थूल घटनाएं वे हैं जिनका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है। अब हवा को हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन बहता है तो महसूस कर सकते हैं। तो वे सभी घटनाएं जिनका अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाए वे स्थूल घटनाएं हैं, मैक्रो फिनोमिना है। और स्थूल घटनाओं का अध्ययन पुरातन भौतिक शास्त्र में होता है। इसलिए इसमें हम लोग मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, जिसमें गति के नियम हैं, घर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, बेसिकली यांत्रिक जिसको मैकेनिक्स कहते हैं, न्यूटन की देन है। उसके बाद हीट, उष्मागतिकी, ध्वनिकी, ध्वनि साउंड, प्रकाशिकी, जानते हो, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत जैसे विषय शामिल होते हैं। ये सभी 1900 से पहले के इन्वेंशन है। मोटे तौर पे हम लोग यह मानते हैं कि 1900 से पहले फिजिक्स में जो भी खोज हुए उनको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में रखेंगे, और 1900 के बाद जो खोज हुए उनको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में रखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, पदार्थ की संरचना, अर्धचालक इत्यादि। और इसमें हम लोग जो मान लो 11th का या हम लोग शुरू किया है, तो 11th में जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैकेनिक्स होगा, हीट होगा, साउंड होगा, यहीं तक होगा। तो यह सभी क्लासिकल फिजिक्स में आएंगे। 12 में 10 यूनिट हैं सिलेबस के अनुसार, जिसमें 5 यूनिट क्लासिकल फिजिक्स के हैं और 5 यूनिट मॉडर्न फिजिक्स के हैं। 12 वाले सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें यह बताएंगे। तो फिजिक्स के 2 भेद हुए, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। यह ध्यान रखना है कि ये 2 भेद जो है एकदम एक्यूरेट भेद नहीं है, सब एक दूसरे में मिक्सअप है। जैसे हम लोगों ने चालक कहा, फिर अर्ध सुचालक कहा, या कुचालक कहा, फिर अर्धचालक कहा। तो ये बहुत एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेसी से अलग अलग नहीं है, मोटा तौर पे है। क्लासिकल फिजिक्स में स्थूल घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और मॉडर्न फिजिक्स में सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे जरूरी
यह डेफिनेशन यहां से समझ लो, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। तो इसको हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला यह कि भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनके पदों में भौतिक शास्त्र के नियमों को व्यक्त किया जाता है। भौतिक शास्त्र के कई नियम हैं जिनमें बहुत ही फेमस नियम गति का नियम। गति के नियम में गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गति के पहले नियम में अगर याद होगा, हम लोग पढ़ेंगे भी, उसमें न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था या समरूप वेग की अवस्था तब तक बनाए रखता है जब तक कोई बाहरी बल उसे अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न करे। अब इनमें दो शब्द आए, दो पद, एक गति या वेग, दूसरा बल। इन दोनों को अगर हम लोग हटा दें तो पहले नियम को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये जो दोनों राशियां हैं, इनके पदों में गति के पहले नियम को व्यक्त किया गया, इसलिए ये भौतिक राशियां हैं। उसी तरह से दूसरा नियम संवेग और बल पर आधारित है। तीसरा नियम भी बल ही है, क्रिया प्रतिक्रिया बल ही होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर याद होगा, उसमें न्यूटन ने कहा कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अगर F है तो वह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें तीन राशियां आई, एक तो बल, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा दूरी। अगर इन तीनों को छोड़ दें तो नियम को कह नहीं सकते हैं। तो भौतिक राशियों के पदों में भौतिक शास्त्र के नियमों को व्यक्त किया जाता है। अतः भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनके पदों में भौतिक शास्त्र के नियमों को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। बहुत सिंपल चीज है, समझ में आने लायक है बेटा। अब इसके बाद में यह जो दूसरी परिभाषा है, इसको केल्विन ने दी। लॉर्ड केल्विन नाम सुने भी होंगे, जिसके नाम पर ताप का मात्रक बनाया गया। तो केल्विन ने यह जो परिभाषा दी है ज्यादा सिस्टमेटिक है। वैसे याद तो दोनों हो जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन कम से कम एक तो याद होना ही चाहिए, यह दूसरा जरूर। केल्विन ने कहा कि वे राशियां जो अपने माप के लिए मापे जाने योग्य अन्य राशियों के पदों में कोई नियम समूह अवश्य देती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसको ठीक से समझ लो, सुन लो और तब इसको याद जरूर करना कि वे राशियां जो अपने माप के लिए मापे जाने योग्य अन्य राशियों के पदों में कोई नियम समूह अवश्य देती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो पहले हम लोग नियम समूह की बात कर लें। नियम समूह चार होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये नियम समूह हो गया। अब अगर कोई भौतिक राशि है तो उसे मापा जा सकता है। जब मापा जाएगा तो वह भौतिक राशि अपने माप के लिए किसी न किसी नियम का प्रयोग जरूर करेगी। और जो जिन नियमों का प्रयोग करने के लिए एक भौतिक राशि कम से कम दो अन्य राशि का उपयोग करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बल एक भौतिक राशि है। क्यों है? क्योंकि इसको माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? तो दो अन्य राशियां द्रव्यमान और त्वरण में इस नियम का प्रयोग कर देंगे तो बल की माप हो जाएगी। ध्यान दो, अन्य का मतलब होता है डिफरेंट। मास एंड एक्सेलरेशन आर डिफरेंट फ्रॉम फोर्स। फोर्स अलग चीज है, बल अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है, त्वरण अलग चीज है।
द्रव्यमान को मापने के लिए दो राशियों की जो जरूरत हुई, द्रव्यमान और त्वरण, ये बल से भिन्न है, इसलिए अन्य राशियां हैं। अब इनके बीच इसमें से कोई ना कोई जरूर होगा। हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो इसे गुना हो जाएगा। तो बल एक भौतिक राशि है, क्योंकि यह अपने माप के लिए मापे जाने योग्य दो अन्य राशियों द्रव्यमान और त्वरण के पदों में इस गुना के नियम अवश्य देती है। यह कहती है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कीजिए, बल मिलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग कार्य ले लें, जिसको हम लोग कहते हैं बल गुने विस्थापन, या पावर ले लें, कार्य बटा समय, तो हम लोग देखेंगे कि जो भी फॉर्मूला लिखोगे किसी भी भौतिक राशि का, उसमें कम से कम दो गो राशि जरूर होगी, और दोनों के बीच में इनमें से कम किसी एक नियम का उपयोग अवश्य होगा। एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के लिए लिखते हैं G(m1 m2/r²), इसमें गुना भी है, भाग भी। तो इसको समझना बहुत आसान है कि भौतिक राशियां वे राशियां हैं जो अपने माप के लिए मापे जाने योग्य अन्य राशियों के पदों में कोई नियम समूह अवश्य देती हैं। अगर एकदम संक्षिप्त में याद रखना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको मापा जा सकता है। दोस्तों, फिजिक्स में मेजरमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बल्कि यह कहते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। बिना मापे हम लोग किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और साइंस में तो एकदम ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे भौतिक राशियों की परिभाषा देखिए, दो होती हैं, यह ठीक है, यह ठीक भी है, लेकिन दूसरा बहुत एक्यूरेट है और केल्विन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, पढ़े भी हो, ये सब जानते हो, बस इसको याद रखना है, समझना है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, मूल या आधारी भौतिक राशियां, और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो हम लोग पहले इसको देख लें कि मूल या आधारी भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको परिभाषित करने की प्रक्रियाएं, या यहां पर हम लोग कह सकते हैं संक्रियाएं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। यहां पे जो शब्द हम लोगों ने यूज किया संक्रिया, संक्रिया को अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं, और जो सर्जिकल ऑपरेशन है, जो डॉक्टर चीर फाड़ करता है, वह भी ऑपरेशन है। तो रियली यह मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वह सर्जिकल ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में या संक्रिया में हम लोग गणितीय नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि या तो जोड़ेंगे, या घटाएंगे, या गुणा करेंगे, या भाग देंगे। इनमें से किसी एक का या एक से अधिक का उपयोग या उपयोग करने का तरीका संक्रिया है। तो यह जो मूल राशियां हैं उनको परिभाषित करने की संक्रियाएं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। अगर एकदम संक्षिप्त में कहें तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब फिजिक्स की परिभाषा के अनुसार, बल्कि फिजिकल क्वांटिटी की परिभाषा के अनुसार, भौतिक राशि वह है जिसको मापा जा सके और जो मापने के लिए नियम समूह दे, और यह नियम समूह अन्य राशियों के पदों में व्यक्त हो। लेकिन यह जो भौतिक राशि है यह तो किसी पर निर्भर करती ही नहीं है। तो जब किसी राशि पर निर्भर नहीं करेगी तो कोई नियम समूह नहीं मिलेगा, और जब नियम समूह नहीं मिलेगा तो इसकी परिभाषा नहीं होगी। दोस्तों, फिजिक्स के अलावा पहले फिजिक्स की बात कर लें कि मूल राशियों के बारे में
हम लोग नहीं जानते हैं। अब द्रव्यमान होता तो है, क्या है नहीं कह सकते हैं। लंबाई, मान लो कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सामने है, लंबाई क्या है नहीं मालूम, कैसे कहें। समय तो एकदम ही नहीं। तो ये सब जो राशियां हैं इनको हम लोग एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अच्छे तरह से परिभाषा दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन इनके जानने के बाद या इनको मान लेने के बाद बाकी पूरा फिजिक्स जानते हैं। अब यह समस्या सिर्फ यही नहीं है, मैथमेटिक्स में भी शून्य अपरिभाषित है। शून्य क्या है नहीं मालूम, और इसीलिए शून्य गणित के किसी नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन शून्य नहीं है तो मैथमेटिक्स समाप्त है। उसी तरह से जियोमेट्री में बिंदु, पॉइंट, अगर याद होगा तो परिभाषा में कहा जाता है कि बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, कुछ नहीं हो। ए पॉइंट है नो डायमेंशन। तो जब कुछ नहीं होगा तो फिर होगा क्या। लेकिन अगर पॉइंट नहीं है तो ज्योमेट्री समाप्त है, क्योंकि बिंदुओं के मिलने से रेखाएं बनती हैं और रेखाओं से आकृतियां बनती हैं। तो यह समस्या है और यह समस्या रहेगी। हम लोग एक खोजेंगे, दूसरी समस्या होगी। तो फिलहाल यह कि मूल राशियों के बारे में हम लोग यह कहते हैं कि मूल या आधारी भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको परिभाषित करने की संक्रियाएं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी कि जिनकी परिभाषा नहीं होती है। प्रारंभ में 3 मूल राशियां थी, द्रव्यमान, लंबाई, समय। जैसे जैसे फिजिक्स या साइंस का विकास होता गया कि अन्य राशियों को हम लोग जोड़ते गए। यहाँ पे जो आधारी शब्द है वह यहाँ से मिलेगा, क्योंकि मूल राशियों के आधार पर हम लोग व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं। तो आज अभी के समय में 7 मूल राशियां हैं, जानते भी हो। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ का परिमाण। इसको बेसिकली केमिस्ट्री के लिए बनाया गया। और अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, इसके अनुसार इसको परिभाषित करना बड़ा आसान है कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करे तो मूल, और जो मूल पर निर्भर करे वह व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको परिभाषित करने की संक्रियाएं मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसा संक्रिया तो हम लोग समझे, गणितीय नियम का उपयोग संक्रिया कहलाता है। व्युत्पन्न और उत्पन्न दोनों समानार्थी होते हुए भी थोड़ा सा अलग है। उत्पन्न किसी भी तरह से उत्पन्न, व्युत्पन्न किसी नियम के द्वारा उत्पन्न, यानी कि नियमित या सिस्टमेटिकली जो उत्पन्न होता है वह व्युत्पन्न है। किसी तरह से उत्पन्न हो गया वह व्युत्पन्न नहीं है। तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, और एक व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 मूल राशियों की आवश्यकता होती है, और उन 2 मूल राशियों के बीच में हम लोग गणितीय संक्रिया का प्रयोग करते हैं और व्युत्पन्न राशि व्यक्त होती है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था बल का, कार्य का, शक्ति का, दाब का, और भी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे चाल, दूरी बटा समय, दूरी लंबाई है तो लंबाई मूल राशि हो गई, समय भी मूल राशि हो गई, दोनों में भाग देंगे, चाल मिलेगा। वेग भी वही है, विस्थापन बटा समय। संवेग द्रव्यमान गुने वेग, त्वरण वेग बटा समय, बल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे भी और जानते भी हो। तो नियम यह हुआ सारांश कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों में या व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए कम से कम 2 मूल राशियों की आवश्यकता होगी, और उनके बीच गणितीय संक्रिया का उपयोग किया जाएगा। और 8 नंबर डेफिनेशन, मेजरमेंट, माप। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ कहा कि भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको मापा जा सके।
मैंने यह भी बताया कि मेजरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन फिजिक्स, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। बट व्हाट इज मेजरमेंट? माप क्या है? तो माप एक तकनीक है। तकनीक को टेक्निक कहते हैं अंग्रेजी में, इससे टेक्निकल बनता है। और माप एक तकनीक है, तरीका है, प्रक्रिया है, विधि है, जिसकी सहायता से किसी भौतिक राशि को एक संख्यात्मक मान प्रदान किया जाता है। ध्यान दो, मान लिया जाए कि चावल का ढेर लगा हुआ है, हमको मालूम है कि किसको मापना है, तो चावल के द्रव्यमान को मापना है। किसको मापना है? तो चावल के द्रव्यमान को मापना है। किससे मापना है? तो तुला से मापना है, तराजू से मापना है। मात्रा क्या होगा? तो मान लो कि 1 kg होगा। ये सब हमको मालूम है। अब हम लोग जैसा कि जानते हो, तराजू लिए, एक तरफ बटकारा रखे, एक तरफ चावल रखे, उठाए, डंडी बराबर हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि यह जो चावल का परिमाण है वह 1 kg हुआ। एक बार और तौले तो 2 kg हुआ, एक बार और तौले तो 3 kg हुआ, एक बार और तौले तो 4 kg हुआ। तो हम लोगों ने जो चावल को मापा, उसमें यह मालूम था कि किसको मापना है, यानी किस भौतिक राशि को मापना है यह मालूम है। किससे मापना है यह भी मालूम है, कैसे मापना है यह भी मालूम है। तो फिर मालूम क्या नहीं है? तो संख्यात्मक मान मालूम नहीं है। जो चावल का ढेर है वह कितना केजी, यह कितना का उत्तर नहीं मालूम है, और यह कितना का उत्तर हमेशा संख्या ही मिलेगी। इसीलिए माप की परिभाषा होती है, माप का सूत्र होता है संख्यात्मक मान गुने मात्रक या इकाई। NU, N से नंबर, U से इकाई, यूनिट। माप में हमेशा संख्या ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग खोजते हैं। जैसे कमरे की लंबाई कितना, कितनी, कितने, इस सब का उत्तर संख्या में मिलता है। इस सब का अंग्रेजी हाउ मच होता है। कमरे की लंबाई कितनी है? हाउ मच इज द लेंथ ऑफ दिस रूम। अब इसको जब मापेंगे, मान लो कहेंगे कि 11 फीट है या 12 फीट है, तो 12 फीट तो मिला क्या? 12 फीट तो पहले से मालूम था कि मापेंगे। तो मापने से हमेशा संख्या प्राप्त होती है, और जो संख्या मिलती है उससे हम लोग मात्रक या इकाई में मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों, मापने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं उसको हम लोग इस तरह समझ लें। पहला स्टेप यह है कि मापने के लिए एक मानक या मात्रक का चुनाव किया जाता है। मानक या मात्रक का चुनाव किया जाता है, या मापने वाले के ऊपर है कि किससे मापेगा। 1 kg से मापेगा, 5 kg से मापेगा, फीट से मापेगा, मीटर से मापेगा, सेंटीमीटर से मापेगा, वह मापने वाले के ऊपर है। इसलिए मात्रक का चुनाव किया जाता है, पहला काम। दूसरा काम यह है कि इस मात्रक या मानक से भौतिक राशि की तुलना की जाती है। भौतिक राशि की तुलना की जाती है, कंपैरिजन। तुलना करने से क्या मिलेगा? तो संख्यात्मक मान मिलेगी, संख्या प्राप्त होगी, संख्यात्मक मान मिलेगी। तीसरा स्टेप यह होगा कि संख्यात्मक मान से मात्रक को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो गुना आएगा, जो गुणनफल आएगा, वही माप होगा। अभी सब कहने में इतना है, दिन भर दुकानदार तौलते रहता है, बढ़िया कपड़ा मापता है, मान लो कि दुकान पर कपड़े का व्यापारी। तो मेजरमेंट बहुत ही पॉपुलर चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आशा है कि यह जो हम लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सबके समझ में आएगा। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सस्पिशन, शंका हो, तो या तो कमेंट करें या फिर सीधे फोन करें। फोन नंबर तुमको मिलेगा इसमें, और इसको क्लियर कर लें। आशा है कि इसको याद करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।